बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है इलेक्शन को लेकर के। इस कॉन्वर्सेशन में हम जो भी सेंटेंसेस यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली फॉर्म करेंगे इंग्लिश में, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से समझते हुए चलिए। जैसे मान के चलिए, अगर हमको किसी को पहले कहना ही पड़े कि चलो इलेक्शन की बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन। कोई भी काम चलो करें तो लेट्स डू इट, लेट्स गो, लेट्स टॉक, लेट्स स्लीप, लेट्स ईट। सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन। अब एक दोस्त कह रहा है, तुम इस बार किस पार्टी को वोट दोगे। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, देने का मतलब गिव होता है, और ये चीजें नहीं है। सिचुएशन समझिए और सेंटेंस को समझिए। जैसे कि विच पार्टी, फॉर्मेशन समझना है। विच पार्टी विल यू कास्ट योर वोट फॉर, विल यू कास्ट योर वोट फॉर इन दिस इलेक्शन। ये एक बेसिक तरीका हुआ इसको कहने का, हमने सारे वर्ड्स को यूज कर लिया, राइट। विच पार्टी विल यू कास्ट योर वोट फॉर इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन में किस पार्टी को वोट अपना कास्ट करोगे। कास्ट का मतलब ही होता है वोट डालना, राइट। अब इन शब्दों को ना यूज करते हुए आप इसको नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, विच पार्टी विल यू वोट फॉर, विच पार्टी विल यू वोट फॉर दिस टाइम, विच पार्टी विल यू वोट फॉर इन दिस इलेक्शन। इस चीज को बताने का क्या तात्पर्य है। देखिए, केवल ये एक सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में हम हिंदी के सारे वर्ड्स यूज कर पाए हैं, लेकिन 10% ही ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश का मिलान किया जा सकता है। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। अगर उसको हिंदी से इंग्लिश का लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कर देंगे तो मैसेज नहीं बनेगा, या तो गलत सेंटेंस बनेगा। पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आएगा व्हाई वी शुड नॉट ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, राइट। सो मुझे पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस कैंडिडेट को देख के वोट दूंगा। जैसे किसी ने पूछा, विच पार्टी आर यू गोइंग टू वोट फॉर, विच पार्टी आर यू गोइंग टू वोट फॉर दिस टाइम। किस पार्टी को वोट करोगे। दोस्त कह रहा है, मुझे पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कैंडिडेट को देख के वोट करूंगा। सारे शब्दों को बिल्कुल भूल जाइए, सिचुएशन समझिए। मुझे किसी चीज से अगर फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, इट डजेंट मैटर टू मी। रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं सिचुएशंस के लिए, राइट। 300 करीबन सिचुएशंस होती हैं। सो आई डोंट केयर अबाउट द पार्टी, पार्टी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, पार्टी डजेंट मैटर टू मी, पार्टी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट कंसीडर द पार्टी, आई डोंट थिंक अबाउट द पार्टी। गेटिंग माई पॉइंट। सिचुएशन पहुंचाने की जब कोशिश करेंगे तो बहुत ऑल्टरनेट्स मिलेंगे आपको। सो आई डोंट केयर अबाउट द पार्टी, आई वोट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट। मैं कैंडिडेट के आधार पे वोट करूंगा, आई वोट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोलिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आई वोट फॉर द कैंडिडेट। सो आई डोंट केयर अबाउट द पार्टी, आई वोट फॉर द कैंडिडेट। मैं कैंडिडेट के लिए वोट करूंगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको करना क्या है, और अब एडवांस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो डोंट गेट बोर्ड, बोर मत होइएगा, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। ओके, सो अगला सेंटेंस देखिए। अभी सारे कैंडिडेट्स ने नामांकन नहीं कराया है, पहले एक बार सब फाइनल हो जाए कि किस किस में कंपटीशन हो रहा है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। अब ये 3 बातें हमको कहनी है। कभी भी सारे शब्दों को ट्रांसलेट मत करिए, सिचुएशन समझिए सेंटेंस के पीछे और तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। अभी सारे कैंडिडेट्स ने नामांकन नहीं कराया है। सो नॉट ऑल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट। यहां पर आप नो से भी कह सकते हैं, नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट ऑल द कैंडिडेट्स, सारे कैंडिडेट्स ने नहीं कराया है। नॉट ऑल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट। येट हम कहां पर, देखिए सारी ग्रामर समझते हैं इसके पीछे की। येट हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई काम होना बाकी है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि मेरा दोस्त आने वाला था। अब मुझसे कोई पूछे, हैज योर फ्रेंड अराइव्ड, क्या आपका दोस्त आ गया। हैज योर फ्रेंड कम, राइट, हैज योर फ्रेंड अराइव्ड। अब मैं कहूं नॉट येट, यानी कि ही हैजंट अराइव्ड येट, यानी अभी तक नहीं आया है लेकिन आना बाकी है। गेटिंग माय पॉइंट। सो नॉट ऑल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट, लेकिन करना बाकी है। अभी सारे कैंडिडेट्स ने नहीं किया है नॉमिनेशन फाइल, राइट। देखिए, अब इसमें एक थोड़ा सा ये समझिए, अगर हम ये कहें यहां पर ऑल द कैंडिडेट्स हैव नॉट फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट, अगर हम कहें ऑल द कैंडिडेट्स हैव नॉट फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट, तब भी मैसेज वही जा रहा है। लेकिन हमने यहां पर कहा नॉट ऑल द कैंडिडेट्स, इसका मतलब फीलिंग क्या है इसके पीछे, कि कुछ ने कर दिया है। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस,
बट नॉट ऑल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस, यानी जितने हैं सबने नहीं किया है, नॉट ऑल द कैंडिडेट्स। तो ये सेंटेंस, ये सारा का सारा वर्ड ऑर्डर का खेल होता है फीलिंग भरने के लिए सेंटेंस के अंदर। और वो कैसे आएगा? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। सिचुएशन में सुनते चले जाइए, समझ आ जाएगा कौन सी सिचुएशन में कहां से स्टार्ट किया सेंटेंस को। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिपीट, प्लीज रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को बोलिए, बोलेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद होगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तो मेरे साथ इसको रिपीट करिए। नॉट ऑल द कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशंस येट, अभी तक सबने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। एक बार पता चल जाए कि कंपटीशन किस किस के बीच है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। एक बार पता चल जाए कंपटीशन किस किस के बीच है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। देखिए सारे शब्दों को नहीं, 3-4 सिचुएशन है लिखता हूं मैं, फिर आप समझिएगा साथ में किस तरीके से हमको बोलते समय क्या करना है। ट्रांसलेशन नहीं करना है, करना क्या है, जैसे इसमें सिचुएशन बतानी है। सो वंस आई फाइंड आउट, एक बार मुझे पता चल जाए, वंस आई फाइंड आउट who all are competing, कौन कौन कंपटीशन कर रहा है, who all are competing या फिर who all are in the competition। let me find out, पहले पता कर लूं who all are competing and then I will decide who to vote for, किसको वोट करना है, right। so let me find out who all are competing and then I will decide who to vote for, किसको वोट करना है। तो करना क्या होता है, कभी भी ये मत समझिए कि एक सेंटेंस है, इसके पीछे की फीलिंग समझिए, उन पोर्शंस को तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। जब आप सिचुएशन बताएंगे तो पोर्शंस को तोड़ने का मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, बस वो बनाने सीखने, फिर उनको कनेक्ट करना सीखना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे तुम वोट देने से पहले कैंडिडेट में क्या देखते हो, वैसे तुम वोट देने से पहले कैंडिडेट में क्या देखते हो। सो वेल, देखिए यहां पर वेल कहा हमने क्योंकि हम उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, राइट। हम एनीवे का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ एक कंडीशंस में। आगे एक सेंटेंस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा वेल और एनीवे कहां इस्तेमाल करना है। यहां उसी संबंध में बात चलती चली जा रही। वेल व्हाट डू यू लुक फॉर, क्या देखते हो, व्हाट डू यू लुक फॉर, कहां पर, इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, वोट करने से पहले। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप ऐसे कहना चाहें तो कह सकते हो वेल व्हाट डू यू सी इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, वोट करने से पहले। देखिए लुक फॉर कह के आपने थोड़ा एम्फेसाइज करके कहा है कि लुक फॉर का मतलब ही होता है किसी चीज को तलाशना, ढूंढना। जैसे कहें आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, हम कभी भी ये नहीं कहते आई एम सीइंग फॉर ए जॉब। हालांकि इस कंटेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं व्हाट डू यू सी इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, राइट। सो आपने एक क्लियर मैसेज करा, व्हाट डू यू लुक फॉर इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग। तो लुक फॉर, देखिए सेंटेंस को तोड़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू लुक फॉर, मान के चलिए मैं किसी से पूछूं क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, गेटिंग माय पॉइंट, क्या तलाश रहे हैं। आई होप गॉट द पॉइंट। सो यहां पर कह दिया व्हाट डू यू लुक फॉर, क्या तलाशते हो, कहां पर, इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, वोट करने से पहले। रिपीट करिए। तो इस प्रकार से सेंटेंस को तोड़ के समझना है और तोड़ के बोलना है। रट्टा ऐसे नहीं लगा लेना है, व्हाट डू यू लुक फॉर इन ए कैंडिडेट बिफोर वोटिंग, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पहली बात की कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो इस सिचुएशन को पहुंचाने के लिए अगर हम यहां पर ट्रांसलेशन करें पहली बात, तो बात का क्या ट्रांसलेशन है, नहीं है। सिचुएशन समझिए, सबसे पहले तो कहने की कोशिश करी जा रही है कि कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड। आप ऐसे कह दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिचुएशन जब बताएंगे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसके अलावा और क्या देखते हो, अब दूसरा दोस्त पूछ रहा है इसके अलावा और क्या देखते हो। सो व्हाट एल्स, इसके अलावा, एल्स का मतलब ही है अलावा, व्हाट एल्स बिसाइड्स दिस। देखिए इसके अंदर सिचुएशन समझिए, वर्ड्स का मीनिंग समझिए। व्हाट एल्स, व्हाट का मतलब तो है ही क्या, एल्स का मतलब है अलावा, और बिसाइड्स दिस, ये दो वर्ड्स हैं अपने आप में एक कॉम्बिनेशन। जो तुमने मुझे बताया, द कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड, व्हाट एल्स डू यू सी बिसाइड्स दिस, जो तुमने बताया इसके साथ साथ, इसके अलावा। तो व्हाट एल्स डू यू सी इन ए कैंडिडेट बिसाइड्स दिस। आई होप समझ में आया होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ईमानदार होना चाहिए। अब दूसरा दोस्त कह रहा है ईमानदार होना चाहिए। अब ये एक नॉर्मल शब्दों से आपने कह दिया शुड बी ऑनेस्ट। अगर उसमें हमने पहले बता रखा है द कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड, अब उसने कहा व्हाट एल्स बिसाइड्स दिस, अब हमको कहना ईमानदार भी होना चाहिए, तो शुड बी ऑनेस्ट एज वेल लास्ट में लगा देंगे, शुड बी ऑनेस्ट एज वेल। गॉट द पॉइंट। तो ये ऑल्सो है, टू है, एज वेल है, सेंटेंस के बीच में एज वेल एज यूज करते हैं।
इन एडिशन यूज करते हैं, मोर ओवर यूज करते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट यूज करते हैं, ये सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी? कल का एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। कई काफ़ी सारा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे आपके काफ़ी हद तक डाउट्स एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, बोलना अगर चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे तो समझने में अच्छे हो सकते हैं एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, लेकिन सारा का सारा गेम है उनको यूज कर पाने का। तो ग्रुप में क्या है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, लोग अपने अपने सेंटेंसेस लिखते रहते हैं और अपने अपने फ़ोन पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं। गूगल मीट, जूम है सबके पास में। लोग क्या करते हैं, अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में लिंक ड्रॉप कर देते हैं, तो ग्रुप में से कुछ लोग उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ग्रुप में बैठ के जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, एक बात को कितने तरीके से कहना है ये पता चलेगा। और फोन पे बात करेंगे जब किसी के साथ में, तो बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जहाँ पर पूरा दिन लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश डिस्कस करते रहते हैं, दूसरों की इंग्लिश सुनेंगे, अपना उसमें सेंटेंसेस में मॉडिफिकेशन करके यूज करना शुरू कर देंगे, राइट। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं कि सेंटेंस का इसको कैसे कहा जाएगा और कितने तरीके से कहना है। कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो समझ नहीं आते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना एक सेशन में बैठेंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, साथ के साथ ग्रामर समझेंगे, ऑल्टरनेट समझेंगे, बहुत डीप डाइव करेंगे कि इसको इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, उनके साथ बात करिए, अनलिमिटेड करिए। फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए जो कुछ चाहिए वो ऑलमोस्ट यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, और वो भी अनलिमिटेड। और फीस की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम सिर्फ एक बार, राइट। सो लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और खैर, अभी इलेक्शन के बहुत दिन हैं, जैसे कि आपको बताना ही है, किसी भी इवेंट के अगर बहुत दिन है, इलेक्शन के अभी बहुत दिन है। देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। एनीवे, देखिए यहाँ पर हमने एनीवे इस्तेमाल करा, वहां पर हमने ऊपर वेल इस्तेमाल करा था। आई होप क्यों किया था, क्योंकि उसी कंटेक्स्ट में बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एनीवे कहा जा रहा है, यानी कि ये सब बात छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, कुछ और मुद्दे पर बात करते हैं। तो एनीवे, जब आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं किसी पॉइंट को, तो एनीवे का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एनीवे, देयर आर स्टिल मैनी डेज लेफ्ट फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन के बहुत दिन अभी बचे हैं। देयर आर हमने कहा, अवस्था बताई है, कुछ है, क्या है, स्टिल, अब भी, मैनी डेज लेफ्ट, बचे हैं बहुत सारे दिन, किस लिए, फॉर द इलेक्शन। सो एनीवे, देयर आर स्टिल मैनी डेज लेफ्ट फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन के लिए अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। ये एक तरीके से आपने कह दिया, लेकिन आप इसी चीज को किसी को कहते सुनेंगे दूसरे तरीके से। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे, एनीवे इलेक्शन इज स्टिल सो फार, बहुत दूर है, ये एक नेचुरल तरीका है। अंग्रेज हमेशा इसी तरीके से कहेगा। हम इसको ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, लेकिन इसको जेन्युइन बोलने का तरीका क्या है, एनीवे इलेक्शन इज स्टिल सो फार, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, राइट। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से कह के देखिए, मान के चलिए इलेक्शन पास आ गया है, आने ही वाला है, तो इलेक्शंस आर सो क्लोज, इलेक्शंस आर सो क्लोज, बहुत पास हैं। आप इसी चीज की जगह पर एक ईडीएम यूज कर सकते हैं, इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर, अगर कोई इवेंट अगर होने ही वाला है, सो इट इज अराउंड द कॉर्नर। तो ये ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे, जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, अरे इतने तरीके से एक बात को कहा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। और अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, एक सेंटेंस लेते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, और जब ट्रांसलेट करके वो बन के आता है इंग्लिश में, तो उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करके बोला ही नहीं जाना है, सिचुएशन को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाना है ना। 90% ऑफ द इंग्लिश हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, हिंदी से नहीं बनती है वो। सो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। जैसे किसी ने कहा, इलेक्शन इज स्टिल सो फार, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, सो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा टाइम कितनी जल्दी बीत गया। यू वॉन्ट इवन रियलाइज, इवन लगा के एम्फेसाइज कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। यू वॉन्ट इवन रियलाइज हाउ क्विकली द टाइम फ्लाइज, हाउ क्विकली द टाइम फ्लाइज, इसमें प्रेजेंट में कह दिया उसने, पता भी नहीं चलेगा टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, राइट। अगर इसको कहें, हाउ क्विकली द टाइम फ्लू, यू वॉन्ट इवन रियलाइज हाउ क्विकली द टाइम फ्लू, कितनी जल्दी टाइम उड़ गया, निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट। ये हाउ क्विकली द टाइम फ्लाइज जो है, अपने आप में एक फ्रेज है बना हुआ कि समय जल्दी बीत जाता के लिए। तो तुम अपना बताओ, तुम किसको वोट दोगे। अब देखिए यहाँ पर है, एक बंदे की बात हो चुकी है कि विच पार्टी आर यू गोइंग टू वोट फॉर,
तुम कौन सी पार्टी को वोट करने वाले हो। अब सेम क्वेश्चन जब हम किसी को पूछते हैं तो तुरंत याद आ जाना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट अबाउट यू। मतलब सेम क्वेश्चन जब हम पुटअप करते हैं, मान के चलिए किसी ने कहा हाउ आर यू डूइंग, मैं कहूंगा आई एम ओके, व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। गेटिंग माय पॉइंट। ऊपर वाले केस में क्या हुआ है, दोस्त से पूछा गया है विच पार्टी आर यू गोइंग टू वोट फॉर, उसने सब कुछ बता दिया कि भैया कैंडिडेट शुड बी एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट एज वेल, ऑनेस्ट होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ इसके बारे में अपने ओपिनियन, हु आर यू गोइंग टू वोट फॉर, तुम किसको वोट करोगे। व्हाट अबाउट यू, हु आर यू गोइंग टू वोट फॉर, तुम किसको वोट करने वाले हो। नाउ मेरी अभी वोट डालने की उम्र नहीं हुई है, मेरी अभी वोट डालने की उम्र नहीं हुई है। अगर किसी चीज की उम्र नहीं हुई है, आप छोटे हैं, और सिर्फ उम्र से मतलब नहीं है, ये स्ट्रक्चर सीखने होते हैं, 300 करीबन होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको सिचुएशन के हिसाब से कनेक्ट करने आ गए, पता चल गए, तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज, यू कैन एक्सप्रेस any feeling in English naturally the way native English speakers do, right? Translation की आदत छूट जाएगी। So I'm not old enough to vote, I'm not old enough to vote yet लगाया हमने, क्यों यूज किया, कोई काम होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं है, वो फीलिंग भर के बोल रहा है कि अभी वोट डालने लायक नहीं हुआ हूँ, गेटिंग मैं अपने होने वाला हूँ, अभी नहीं हुआ हूँ। सो आई एम नॉट ओल्ड एनफ टू वोट येट। जैसे इसके बेसिस पे कोई एक सेंटेंस आई होप आप बना करके देखें, जैसे अभी शादी की उम्र नहीं हुई है मेरी। अब तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती हैं, आई एम नॉट ओल्ड एनफ टू गेट मैरिड, राइट। सो आई एम नॉट ओल्ड एनफ टू वोट येट, अभी उम्र नहीं हुई है। अब मान के चलिए इसी के आगे एक बंदा पूछ रहा है, सॉरी ये बता रहा है मेरा वोटर कार्ड अगले साल बनेगा। हम हिंदी के देखिए इस सेंटेंस से काफी कुछ समझ में आएगा, मेरा वोटर कार्ड अगले साल बनेगा, तो सारे शब्दों को यूज करेंगे तो हम एक्टिव पैसिव के चक्कर में पड़ जाएंगे और बना देंगे तो बड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा। बंदा कहना क्या चाह रहा है, आई विल गेट माई वोटर कार्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल बनेगा, आई विल गेट माई वोटर कार्ड नेक्स्ट ईयर। अगर हम इसको ऐसे बना दें कॉन्वर्सेशन में, अगर ये कह दें माई वोटर कार्ड विल बी मेड नेक्स्ट ईयर, माई वोटर कार्ड विल बी इशूड नेक्स्ट ईयर, तो कॉन्वर्सेशन में अगर आप इस तरीके से बात करेंगे ना तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो सिचुएशन समझिए, और वो कैसे समझ आएगा, सिर्फ सिचुएशन समझने से भी नहीं है, वो समझ में ही तभी आएगी जब आप सुनेंगे लोगों को कि अच्छा भैया इस बात को इस सिचुएशन में ऐसे कहा जाता है। सारी नहीं सुननी होती है, थोड़ी बहुत सुन लेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा, उसके बेसिस पे फिर आप खुद से नेचुरली बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो, अगर हमको किसी से पूछना है, एज वाला सेंटेंस है, काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्या तुम अभी 18 साल के नहीं हुए हो। सो आरंट यू 18 येट, देखिए हुए हो कोई ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं, उसकी अवस्था ही तो पूछी जा रही है, आरंट यू 18 येट। देखिए इसमें ये आरंट यू जो है ना, ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, आर यू नॉट 18 येट ऐसे कहा जा सकता है। सो आरंट यू 18 येट। देखिए एज बताते समय बस दो बातों का हमको याद रखना है। मान के चलिए अगर मैं ये कहूं मैं 18 साल का हूं, तो सिंपल इतना कहा जाएगा आई एम 18। इंग्लिश में हम नंबर पे खत्म कर देते हैं आई एम 18, लेकिन अगर मैं सारे शब्द यूज करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड तक ले जाए या नंबर पे खत्म कर दीजिए, इतना कह के नहीं छोड़ना है, आई एम 18 ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो थोड़ा सा उसका मीनिंग बदलता है और कुल मिलाकर के समझ नहीं आएगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। सो दो तरीके से आप बता सकते हैं अपनी एज, आई एम 18, या नंबर पे खत्म कर दो या फिर पूरा करो तो ओल्ड तक लेके जाओ, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ महीने बाकी हैं। किसी ने पूछा आरंट यू 18 येट, अभी तक तुम 18 के नहीं हुए हो। बंदा कह रहा है कुछ महीने बाकी हैं, सो फ्यू मंथ्स आर टू गो। फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट भी कहा जा सकता है, फ्यू मंथ्स आर टू गो, यानी इसमें लहजा है कहने का, कुछ महीने और बीत जाएं, कंटिन्यूटी बताई जा रही है। फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट अगर आप कह दें तब भी चलेगा, मैसेज जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो मेन पर्पस हमारा होना चाहिए मैसेज जाए, और जब मैसेज पहुंचाना आ जाएगा फॉर्मेशन सीखने के बाद फिर मॉडिफिकेशन चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता है कि भैया मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखी है अब मैं पूरा ग्रामर सीखने में लग जाऊंगा। ग्रामर सीख के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 30-40 रूल्स हैं, एक हफ्ते से ज्यादा लगना नहीं चाहिए ग्रामर को सीखने में, और वो ऑलरेडी सबको आती है, उसे सीखने की भी जरूरत नहीं है। सारा का सारा गेम है कि सेंटेंस में वर्ड कहाँ पर यूज हो रहा है और ग्रामर कितनी यूज हो रही है। सो फ्यू मंथ्स आर टू गो, थोड़े महीने बाकी हैं, एंड देन आई विल बी 18, फिर मैं 18 का हो जाऊंगा। सो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। कोई सजेशन आपका हमारे लिए हो कि हम किस तरीके से इन सेशंस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो प्लीज सजेशन अपना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।